हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं फ्री फॉल से। सबसे पहली बात दोस्तों, अर्थ अपने आसपास की हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट? और इसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए आप एक स्टोन को हाथ में पकड़कर खड़े हैं। जब तक आप उसे पकड़े हुए हैं उस पे दो फोर्स एक्ट करते हैं। पहला, जो आपने पकड़ के एक्ट किया है, और दूसरा जो स्टोन का वेट है, जो नीचे की तरफ एक्ट करते हैं। आप पकड़ोगे वो होगा अपवर्ड फोर्स, और जो स्टोन का वेट होगा वो होगा डाउनवर्ड फोर्स। दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए स्टोन रेस्ट में रहता है। लेकिन जैसे ही आप स्टोन को छोड़ देते हैं, हैंड का अपवर्ड फोर्स हट जाता है। अब स्टोन पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी वजह से स्टोन अर्थ की तरफ गिरना शुरू कर देता है। इसी मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल। इसकी डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन इट्स कॉल्ड फ्री फॉल। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो तो उसकी मोशन फ्री फॉल कहलाती है। रियल लाइफ में एयर प्रेजेंट होती है जो मोशन को अपोज करती है, और इसी अपोजिशन को बोलते हैं एयर रेजिस्टेंट। इसी वजह से परफेक्ट फ्री फॉल जनरली पॉसिबल नहीं होता। ट्रू फ्री फॉल सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है। वैक्यूम मतलब ऐसी जगह जहाँ एयर प्रेजेंट ही ना हो, वहाँ ऑब्जेक्ट पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करती है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन, ऑब्जेक्ट रेस से स्टार्ट कर सकता है। फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट रेस से स्टार्ट कर सकता है। सेकंड, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। थर्ड, एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है। डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। अब कुछ फॉर्मूलेज है जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन जहाँ पे देखते हैं, यस इज इक्वल टू 1/2 g t²। यस मीन्स क्या? डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टी डिनोटेड बाय टाइम। अब ये फॉर्मूला बताता है कि फ्री फॉल मेन ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है। फ्री फॉल ये क्या बताता है हमें? फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी कंटिन्यूअसली स्पीड इंक्रीज करती रहती है। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू जी टी। यहाँ v यानी फाइनल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला बताता है वेलोसिटी हर सेकेंड इंक्रीज होती रहती है। वेलोसिटी क्या करेगी? हर सेकेंड इंक्रीज होती रहती है। ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करती है, और ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करती है। अभी यहाँ एक और फॉर्मूला है, v² इज इक्वल टू 2 × g × s। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन बताता है। ये फॉर्मूला हमें वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के बीच का रिलेशन बताता है। जब टाइम ना दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्री फॉल के एग्जाम्पल्स क्या होंगे फिर? ट्री से गिरता हुआ फ्रूट, हाइट से गिरता हुआ स्टोन, और रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सवाल आता है, फ्री फॉल के दौरान ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज क्यों करती है? क्या सवाल है हमारा? फ्री फॉल के दौरान ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज क्यों करती है? इसका आंसर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, अर्थ उसे कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करती है। इसी एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इट कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हमें पता है, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसका मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हर सेकेंड लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होगी।
समझ में आया? चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। स्टार्ट में कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी 0 है। 1 सेकेंड बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड बाद 19.6 मीटर पर सेकेंड है। 3 सेकेंड के बाद 29.4 मीटर पर सेकेंड है। ये इंक्रीज ग्रेविटी की वजह से होता है। समझ में आया? अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्मॉल जी ऑब्जेक्ट पे मास पर डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। थर्ड, डायरेक्शन अर्थ की सेंटर की तरफ होती है। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे होगी? अर्थ की सेंटर की तरफ। फोर्थ पॉइंट, हाइट बढ़ने पर जी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए आप एक बॉल को ऊपर से थ्रो करते हैं। आपने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, ऊपर से नहीं, ऊपर थ्रो किया। बॉल ऊपर मूव करती है, लेकिन ग्रेविटी तो नीचे की तरफ एक्ट करती रहती है, इसलिए वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। अब एक पॉइंट पर बॉल उसकी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है और उसी मोमेंट वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन ग्रेविटी तब भी एक्ट कर रही है, इसलिए बॉल वापस नीचे गिरना शुरू कर देती है। अंडरस्टूड? बॉल हम जब ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आती है? अभी यहाँ कुछ पॉइंट्स है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है। इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा? अगर एक मैक्सिमम हाइट अचीव हो जाए तो वहां पे वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं रहता। एक्सेलरेशन तब भी जी ही होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर एक हेवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से छोड़ दिया जाए तो कौन सा सबसे पहले नीचे आएगा? आपके पास एक हेवी ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ऑब्जेक्ट है। आप कुछ एक हाइट पे पहुंच गए और दोनों को फेंक दिया। बहुत लोग कहते होंगे हेवी ऑब्जेक्ट, राइट? लेकिन साइंस कुछ और कहती है। इस बात को एक फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो ने प्रूव किया था। गैलीलियो ने डिफरेंट मासेस के 2 स्पीयर सेम हाइट से ड्रॉप किए। अगर मास ही सब कुछ डिसाइड करता है तो हेवी स्पीयर पहुंचना चाहिए था, लेकिन दोनों स्पीयर लगभग एक ही समय पर ग्राउंड पे पहुंचे। तो इससे क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। मास एक्सेलरेशन को अफेक्ट नहीं करता, और ये मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी यहाँ पे और एक एक्सपेरिमेंट है। अब मान लीजिए एक फीदर और एक स्टोन को एयर में ड्रॉप किया जाए। हम ऑब्जर्व करते हैं कि स्टोन पहले नीचे आ जाता है, फीदर धीरे धीरे नीचे आता है। क्या इसका मतलब ग्रेविटी स्टोन पर ज्यादा एक्ट करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअल रीजन है एयर रेजिस्टेंस। जो फीदर होता है ना, वो हल्का होता है और पतला होता है, और एयर रेजिस्टेंस उसकी मोशन को काफी अपोज करती है। स्टोन पर स्टोन पर एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए स्टोन पहले नीचे पहुंच जाता है। अब मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया जाए तो क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, फोर्स नहीं होगा। अब फीदर और स्टोन दोनों पर सेम ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो रिजल्ट क्या आएगा? दोनों एक ही एक्सेलरेशन से गिरना और एक ही समय पर ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें समझते हैं। मास ग्रेविटेशनल फोर्स को अफेक्ट करता है। मास ग्रेविटेशनल फोर्स को अफेक्ट करता है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट नहीं करता। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। मान लीजिए आप फ्लोर पर रखी हुई स्कूल बैग को उठाकर टेबल पर रखते हैं। बैग को ऊपर उठाते वक्त आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, राइट? आप वर्क करते हैं। अब सवाल आता है कि ये वर्क गया कहाँ?
साइंस के अकॉर्डिंग ये वर्क ऑब्जेक्ट में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और इस स्टोर एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द एनर्जी possessed by an object due to its position above the earth's surface is called gravitational potential energy। फिर से देखिए, द एनर्जी possessed by an object due to its position above the earth surface is called gravitational potential energy। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, ड्यू टू इट्स पोजिशन, मतलब ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा ऊपर होगा उसके पास उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। पी ई यानी पोटेंशियल एनर्जी, एम यानी मास, स्मॉल जी तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट यानी क्या होगा ऑब्वियसली, सॉरी एच यानी ऑब्वियसली क्या होगा हाइट। अभी इसका मीनिंग क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली मास और हाइट दोनों पर डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, मास एंड हाइट। मास ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, हाइट ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। व्हाई डज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज विद हाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ज़्यादा हाइट तक जाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और जितना ज़्यादा वर्क किया जाएगा उतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। ग्राउंड लेवल पर एच ज़ीरो होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो मानी जाती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, डैम में स्टोर किया गया पानी। अभी आप सब लोगों ने डैम तो देखा ही होगा। डैम में स्टोर किया गया पानी काफ़ी हाइट पर होता है, राइट, इसलिए उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब पानी नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये मूविंग वाटर टर्बाइंस को रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। रोलर कोस्टर भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और नीचे आते ही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और स्पीड बढ़ जाती है। अब हम चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट में देखेंगे, उसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। मान लीजिए आप एक बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं, बॉल कुछ हाइट तक जाती है और फिर वापस आ जाती है। ठीक है, अगर आप उसे और ज़्यादा स्पीड से थ्रो करेंगे तो और ज़्यादा हाइट तक जाएगी, लेकिन फिर भी वापस आ जाएगी। अब सोचिए अगर स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ाते जाए, एक ऐसा पॉइंट आता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अर्थ की ग्रेविटी उसे वापस नहीं खींच पाती और इसी मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आया, एक ऐसी स्पीड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे कि उसे अर्थ की ग्रेविटी वापस खींच नहीं पाती और इसी स्पीड को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन है द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन परमानेंटली, इट्स कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। क्या है, the minimum velocity required by an object to escape Earth gravitational attraction permanently is called escape velocity। escape velocity planet की gravity पे डिपेंड करती है। escape velocity किस पे डिपेंड करेगी, planet की gravity पे। planet का मास ज़्यादा होगा तो gravity ज़्यादा होगी और escape करने के लिए ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी, इसलिए ग्रेटर मास ग्रेटर एस्केप वेलोसिटी, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी। प्लैनेट का रेडियस छोटा होगा तो ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर होगी और एस्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मून की एस्केप वेलोसिटी है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। मून की ग्रेविटी अर्थ से कम है, इसलिए मून की
एस्केप वेलोसिटी भी कम होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ प्लैनेट के मास के और रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट के मास पे नहीं, प्लैनेट के मास और रेडियस पे डिपेंड करती है। तो इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते? रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट मिशन, मून मिशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये इसके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेटलेसनेस इन स्पेस। ठीक है, आपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में फ्लोट करते हुए जरूर देखा होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, लेकिन ये गलत बात है। ग्रेविटी स्पेस में भी प्रेजेंट होती है। अगर ग्रेविटी ना होती तो सैटेलाइट ऑर्बिट में नहीं रहते, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, तो एस्ट्रोनॉट फ्लोट क्यों करते? इसका आंसर है कंटिन्यूअस फ्री फॉल। ठीक है, मान लीजिए एक स्पेसक्राफ्ट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को भी अर्थ की तरफ खींच रही है, ग्रेविटी एस्ट्रोनॉट को अर्थ की तरफ खींच रही है, मतलब दोनों एक साथ फॉल कर रहे हैं। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के फ्लोर पर प्रेस नहीं होते और उन्हें वेटलेसनेस फील होता है। इसकी डेफिनेशन है द कंडीशन इन विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू हैव नो वेट इज कॉल्ड वेटलेसनेस। ध्यान दीजिए, डेफिनेशन में अपीयरेंस टू हैव नो वेट लिखा है, मतलब वेट कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता, बस ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस अपीयर करता है। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वेटलेसनेस ग्रेविटी की एब्सेंस की वजह से नहीं होता, ये ग्रेविटी की एब्सेंस के वजह से नहीं होता, तो ये कंटिन्यूअस फ्री फॉल की वजह से होता है। एक लाइन में समझे तो एस्ट्रोनॉट फ्लोट बिकॉज दे एंड द स्पेसक्राफ्ट फॉलिंग टुगेदर। अभी कुछ फाइनल फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। फ्री फॉल इज इक्वल टू मोशन अंडर ग्रेविटी अलोन। जी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऑल ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन। और इसी के साथ ग्रेविटेशनल चैप्टर कंप्लीटली फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास 10th के चैप्टर और नोट्स समझने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।